आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल में जितने भी हमने प्राइमरी वेरिएबल्स थे, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, हमने उनको चेक किया था, उनको देखा था। जैसे हमारा स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, ये कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की। और ऑपरेटर्स पे हम अभी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेशन किस तरह से होती है। कल मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया भी था कैलकुलेशन का। आज हम इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में होते हैं 6 टाइप के, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड होता है बिटवाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में नॉर्मल हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसको हम कहते हैं मॉड। ये परसेंटेज का साइन नहीं होता, इसको बोला जाता है मॉडुलस। और ये हमें क्या निकाल के देता है, ये कैलकुलेशन में हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा इससे हमारा फाइंड होता है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा इससे डिवीज़न से हमारा आता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया कि वैर हमने ए लिया और ए की वैल्यू क्या है 10 है, और इसके बाद हमने ए प्लस प्लस कर दिया। जैसे प्लस प्लस करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो एक बढ़ जाएगी, यानी कि अब ए की वैल्यू 10 से 11 हो गई। इसी तरह से हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका यूज़ भी हम करते हैं जब हम इनका ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो लूप में यूज़ होता है। जब मैं लूप पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करेंगे। बाकी इन सबको अभी हम यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। एक हम न्यू फाइल लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको ऑपरेटर्स नाम से, operator.html। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। और ये हम ऑपरेटर हम उससे उठा लेते हैं स्क्रिप्ट। अब मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट बना रही हूँ, आप हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो ऑपरेटर्स में जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये तो कर ही लिया था। और आज हम बाकी करके देखेंगे। तो दोबारा से मैं एक बार एग्जांपल दे देती हूँ कि वेरिएबल हमने 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी। इन ए बी सी में अब मुझे ए बी दोनों के अंदर कुछ वैल्यू लेनी है और सी में क्या करना है, उसका प्लस करना है, या उसमें हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम प्रॉम्प्ट के थ्रू से वैल्यू ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट और सम करना है c इक्वल्स टू a प्लस बी। अब प्लस का साइन जो है मैंने कल भी बताया था, कॉन्कैटिनेट की तरह काम करता है, दोनों को जोड़ देगा, दो नंबर को। अगर हमें इनको प्लस करना है तो हमें इसको पार्सेंट मेथड का यूज़ करके या पार्सेंट फंक्शन का यूज़ करके हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हमें इसका आउटपुट लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद हम कर देते हैं अब यही
अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और हम यहाँ पर सी की जगह माइनस प्लस की जगह माइनस कर दो। परसेंट अगर लगा भी हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परसेंट अगर है तो इसमें कोई इशू नहीं है कि माइनस तो वैसे वो अपने आप भी कर लेता है, बट अपने आप करने के लिए अगर आप परसेंट लगा के भी रखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट तो वो इंटीजर में ही देगा। ये माइनस है, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिवाइड, इसमें डिवीज़न का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ मॉड। मॉड के अंदर हमारा जो साइन लगता है वो परसेंट का साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सम की जगह सब्ट्रैक्ट, मल्टी, डिव, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। अभी फिलहाल इसको देखते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। इसको सेव करेंगे और ओपन इन अ ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र में ओपन करते ही यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर देना है। तो हम कोई ऐसा नंबर देते हैं जैसे मैंने फर्स्ट नंबर लिया 32 और सेकंड नंबर लिया मैंने 5, ठीक है। फर्स्ट तो अब देखो 32 एंड 5 सम करा 37, माइनस करा 27 और मल्टीप्लाई करा 160, डिवाइड करा 6.4। मॉड्यूलस क्या आया? 2 आया। यानी कि 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 2 रिमाइंडर आता है। ओके, तो इसने क्या करा? रिमाइंडर दिखा दिया हमें। मॉड्यूलस में हमारा क्या होता है? रिमाइंडर शो करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑपरेटर था वो ऑपरेटर हमारा था जिसमें हम प्लस प्लस और माइनस माइनस कर रहे थे, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसको भी एक बार देख रहे थे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट राइट इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ ए अब देखो यहाँ पे मैं साथ के साथ क्या कर देती हूँ, जो ए है उसको प्लस प्लस लगाती हूँ, ठीक है। साथ के साथ इसी स्टेटमेंट में, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने प्लस प्लस यूज़ कर लिया, ओके। और इस सेम मैं डिक्रीमेंट भी आपको दिखा देती हूँ। इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। डिक्रीमेंट वैल्यू में हम क्या कर देते हैं? हम माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो अब आउटपुट क्या आ रहा है, पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5, ठीक है। मैंने नंबर लिया, हम पहले नंबर लेते हैं 35 और नेक्स्ट में मैंने ले लिया 4, ठीक है। तो अब एक ही बात कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट वैल्यू देखो, यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू इस 35 का 35 ही दिखाया और डिक्रीमेंट वैल्यू लेकिन इसने 36 कर दिया, ठीक है। 35 यानी कि जो हमने 35 एंटर किया था 35 था, बट डिक्रीमेंट में इसने 36 कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा कैसे करा इसने? ऐसा क्यों आया? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर देखो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है ना, इसमें 2 तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे पहले आपका लिख देती हूँ। There are 2 type of इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। 2 तरह के हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। कौन कौन से? वो जो हमारे 2 तरह के होते हैं वो होता है, एक होता है प्री और सेकंड होता है पोस्ट।
ठीक है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्री होता है उसमें हम कुछ इस तरह से लिखते हैं प्लस प्लस ए, ठीक है, और जो पोस्ट होता है उसमें ए प्लस प्लस लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल है इसके। अब इसमें क्या मतलब हमारा फ़र्क आता है कि प्लस प्लस ए, एक में प्लस प्लस हमने पहले लगाया, एक में प्लस प्लस हमने बाद में लगाया। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्री है, प्री बेसिकली काम क्या करता है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट करेगा या फिर डिक्रीमेंट करेगा और देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है, वो ये काम करता है। लेकिन जो पोस्ट होता है, पोस्ट क्या काम करेगा, पोस्ट में पहले एग्जीक्यूट कर देगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म करता है, देन परफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म करता है। समझ आ रहा है ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है? प्री में क्या करता है और पोस्ट में क्या करता है? यस मैम, यस मैम। तो इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू है 35, ठीक है। अब 35 के बाद जब आपने ए प्लस प्लस करा, यानी कि आपने पोस्ट इंक्रीमेंट करा, ये पोस्ट का एग्जांपल है, ए की वैल्यू ही उसने दिखा दी, इंक्रीमेंट बाद में करा, इसलिए 35 का 35 आंसर था, ठीक है। लेकिन जब इस स्टेटमेंट से बाहर जब वो आ गया तो उसने उसको इंक्रीमेंट करके 36 कर दिया। तो जब वो इस स्टेटमेंट पे आया तो इस स्टेटमेंट में ए की वैल्यू ऑलरेडी 36 हो चुकी थी। तो 36 होने के बाद उसने क्या दिखाया, उसने 36 ही आपको दिखाया और डिक्रीमेंट उसने बाद में करा है लेकिन पहले वैल्यू दिखा दी। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में वो 35 का 35 दिखा रहा था, सेकेंड स्टेटमेंट में वो 36 दिखा रहा था, जो कि ऑलरेडी इस लाइन से इंक्रीमेंट हो चुकी थी, ठीक है। आप जो यहाँ आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ पर यही आउटपुट है, जो इधर हमारा आउटपुट है वो इसलिए है 35 का 35 क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट पोस्ट था, तो पहले उसने वैल्यू दे दी बट इंक्रीमेंट उसने बाद में करा। तो बाद में करने के बाद जो सेकेंड लाइन में जो उसने वैल्यू प्रिंट करी वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी, तो जो कि थी 36, और उसने डिक्रीमेंट बाद में करा है, पहले उसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, इसलिए 36 का 36 से उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पोस्ट ना करके अगर मैं प्री कर दूँ तो फिर आपको एक अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अब मैं यहाँ पे इसको पोस्ट ना करके जो ये प्लस प्लस जो मैंने बाद में लगाया है इसको प्री कर दूँ, ठीक है, और ये जो माइनस माइनस मैंने बाद में लगाया है इसको पहले कर दें, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट करा है और प्री डिक्रीमेंट करा है, दोनों में ही प्री करा है। सेव करके अब इसका आउटपुट चेक करो, 35 ही दे रही हूँ मैं वैल्यू, ठीक है, सेम, और सेकंड वैल्यू मैंने 4 दे दी, तो पहली वैल्यू का दिखाएगा 35 का, देखो अब इसने 35 को इंक्रीमेंट करके 36 कर दिया क्योंकि प्री इंक्रीमेंट इसने किया है। प्री इंक्रीमेंट में इसने पहले इंक्रीमेंट करा है और फिर बाद में उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा है, तो इसलिए उसने प्रिंट कर दिया पहले इंक्रीमेंट करके। और प्री डिक्रीमेंट में क्या है कि 36 का उसने अगेन 35 कर दिया, यानी कि वही है कि पहले उसने माइनस करा और फिर प्रिंट करा। क्लियर हुआ दोनों का? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें मैं एक स्टेटमेंट और लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हमने प्री करा है और यहाँ हमने प्री का यूज़ करा है, और सेम स्टेटमेंट मैं पोस्ट में भी दिखा देती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और अब यहाँ पोस्ट कर देते हैं। जब आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
पोस्ट। सेव करके 35 ही वैल्यू दे रही हूँ, सेम वैल्यू। तो अब यहाँ पे दोनों में ये है, ये प्री इंक्रीमेंट था तो इंक्रीमेंट हो गया, ये प्री डिक्रीमेंट था तो डिक्रीमेंट दिखा दिया। ये पोस्ट है तो वैल्यू सेम रही क्योंकि डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट इसने बाद में किया है। यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ गई तो डिक्रीमेंट भी ये बाद में करेगा, तो पहली वैल्यू ही दिखा दिया इसने। तो ये डिफरेंस होता है हमारे प्री और पोस्ट में। यहाँ पे प्री एंड पोस्ट मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन उसके बाद अब हमने क्या करा, अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कल मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था कि एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स आपको गेट करने हैं और उसका आपको सम निकालना, मतलब टोटल निकालना है और एवरेज फाइंड करना है। तो आप वो फॉर्मूला लगा के आप यूज़ कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको कोई सैलरी निकालनी है, सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? कंपैरिजन का मतलब होता है कि दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना, दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपेयर द टू ऑपरेंड्स। अब दो ऑपरेंड्स का मतलब होता है कि दो वैल्यू आपस में बराबर है या छोटी है या बड़ी है या इक्वल है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसमें सारा कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। पहला है डबल इक्वल। डबल इक्वल का मतलब होता है इज इक्वल टू, क्या ये इक्वल है दूसरे के? जैसे 10 डबल इक्वल्स टू 20, क्या 10 एंड 20 डबल इक्वल्स? इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना, इसका आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में देता है, ये सही या गलत है, कि जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है या गलत है। तो इसका आंसर जैसे 10 इक्वल्स टू 20, तो आंसर क्या आया? फॉल्स। यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का मतलब होता है आइडेंटिकल, इक्वल्स एंड ऑफ द सेम टाइप, यानी कि इसमें टाइप चेक करते हैं क्या दोनों का टाइप सेम है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे भी ये चेक कर रहा है, इसमें एक ट्रिपल इक्वल आ रहेगा, एक और इक्वल लगेगा। तो 10 ट्रिपल इक्वल्स टू 20, तो 10 एंड 20 एक जैसे है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। सेकंड क्या है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल्स टू। ये नॉट का साइन है, ये साइन हमारा होता है जब आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो नॉट इक्वल्स टू इसका मतलब है कि 10 20 के इक्वल नहीं है, तो यस नहीं है, तो आंसर है ट्रू। ठीक है, इसमें भी डबल इक्वल आता है, नॉट डबल इक्वल्स टू, यानी कि आइडेंटिकल नहीं है। तो 20 नॉट आइडेंटिकल 20, क्या 20 से आइडेंटिकल नहीं है लेकिन गलत है कि हाँ आइडेंटिकल है, तो आंसर आएगा फॉल्स। देन उसके बाद हमारा ग्रेटर देन साइन आता है, 20 इज ग्रेटर देन 10, क्या 20 10 से बड़ा है, तो ट्रू है। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, कि वो उससे बड़ा है या फिर बराबर है, दोनों ही अगर बराबर भी होंगे तो भी ट्रू हो जाएगा। तो 20 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10, तो ट्रू है क्योंकि 20 10 से बड़ा भी है और इक्वल्स टू नहीं है बट बड़ा है। तो लेस देन का भी हमारा है, 20 इज लेस देन 10, 20 10 से छोटा है, तो ये गलत है, तो इससे फॉल्स आंसर आया। लेस देन इक्वल्स टू करेंगे तो भी ये फॉल्स आंसर आता है। तो इसका यूज़ जो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका यूज़ बेसिकली इफ़ एल्स कंडीशन में होता है। इसमें इफ़ कंडीशन का यूज़ किया जाता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी मैं चलिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि कैसे इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन कैसे चेक की जाती है, इसमें एक छोटा सा इफ़ एल्स का कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपने ये जो ए बी का यूज़ आपने करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए की वैल्यू जो है बी से अगर बड़ी है, ठीक है, तो ये बता देगा, मतलब हमें दो वैल्यू में कंपेयर करना है, जो भी हम दो वैल्यू एंटर कराएंगे क्या दोनों वैल्यू बड़ी, मतलब दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, हम इस तरह का कुछ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए आपका इफ़ कंडीशन यूज़ होता है। इफ़
अगर मैंने लिखा कि a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैसेज पास कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो जो भी अगर बड़ा है तो आ जाएगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, यानी कि अगर बड़ा नहीं है तो दिखाएगा ही नहीं। अब a और b में हमने जो कंपेयर करा है सबसे लास्ट में कंपेयर करा है, तो सबसे लास्ट वाले लाइन हम चेक करेंगे, डी आर और लगा देते हैं। देखो जैसे पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है, तो पहले हम बड़ा डाल के देखते हैं। सेम नंबर डाल लेते हैं 35 एंड इसमें 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 35 में 37, ओके, तो 37 इज ग्रेटर देन 30, यानी कि ये कंडीशन ट्रू थी, सही थी। अब मैं पहला नंबर छोटा डाल देती हूँ और दूसरा नंबर जो है बड़ा डाल देती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या दिखाएगा, फिर देखो उसने वो वाली लाइन दिखाई नहीं, जो बड़े वाली लाइन थी, जो स्टेटमेंट लिखी थी ग्रेटर देन वाली, वो लाइन दिखाई नहीं। इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है वो हो गई गलत, ठीक है। यहाँ कंडीशन गलत हो गई कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फॉल्स होने पर ये दिखाएगा ही नहीं। ये स्टेटमेंट तब दिखाएगा जब ये वाली जो हमने कंडीशन लगाई है वो ट्रू होगी, जब सही होगी, ठीक है। तो सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, इसको बाकी आप अगर नहीं भी समझ में आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से बताऊंगी। ये तो जस्ट मैंने ऑपरेटर को कैसे यूज़ करा है उसका एक छोटा एग्जांपल आपको बताया है, ग्रेटर देन लेस देन इन सबको यूज़ कैसे करेंगे, बाकी कल की क्लास में इसका प्रॉपर यूज़ होगा। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिट वाइज ऑपरेटर में एंड और एक्सॉर, बिट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट विद ज़ीरो, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स आते हैं। अच्छा, आपने बिट लेवल पे काम करा है? जैसे मैंने आपको जब IT टूल्स फर्स्ट बुक जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने बाइनरी कन्वर्जन आपको बताया था, और बाइनरी के अंदर हम प्लस कैसे करते हैं वो भी शायद मैंने आपको बताया था, याद है आपको बाइनरी में प्लस करना? Yes, ma'am. याद है ना? हाँ, तो जो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे होते हैं ना, ये बेसिकली बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, यानी कि बिट्स पे काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है बिट वाइज, यानी कि बिट्स पे काम करेंगे, ये हमेशा 0-1 पे ही परफॉर्म करते हैं। और बिट वाइज में आपने कभी मतलब बिट वाइज ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए अगर आपने कभी गेट्स पढ़े हो, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, ये किसी ने पढ़ा है? एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एनीवन पढ़ा है? किसी ने गेट्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, चलिए मैं बता देती हूँ कि हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, मानसी या अंजू, कौन बोल रहे थे? मैम उसमें पढ़ा उसमें याद नहीं है। अच्छा, पढ़ा था बट याद नहीं है। अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ कि एंड ऑपरेटर मतलब एंड बिटवाइज एंड क्या होते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिकल की तरफ जाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए ना हमें कुछ और डायग्राम समझने पड़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि तो यहाँ पे मैं एंड का यूज़ बता देती हूँ कि जो हमारा एंड
होता है वो कैसे काम करता है। एंड के अंदर बेसिकली हमारे दो तरीके से काम करते हैं। इसमें हम क्रिएट कर देते हैं ताकि एक्चुअल जैसे लिखा है वैसे ही लिखा हुआ आ जाए। तो बिटवाइज एंड के अंदर क्या होता है, हमारे ना दो इनपुट जाते हैं। जैसे कि मान लो एक इनपुट लिया आपने 0 0, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने इनपुट लिया 0 और 1, अगर दो इनपुट गए उसमें एक वैल्यू 0 एक 1 है तो आउटपुट आएगा 0। नेक्स्ट आपने लिया 1 और 0 तो आउटपुट आएगा 0। और अगर दोनों कंडीशन अगर आपकी 1 है, दोनों इनपुट अगर आपके 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके अंदर हमारा इनपुट एंड आउटपुट होता है। ये हमारे इनपुट हो गए और जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारा क्या है, आउटपुट हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट होता है। और इन सबको ज़रा मैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने यूज़ करा है इसको ज़रा मैं कमेंट बना देती हूँ ताकि आपका जो मेन फोकस रहे वो इसी पर ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है कि ये आपने वैल्यू दी। ठीक है, और सेव करो और एक बार आउटपुट एक बार चेक कर लो। तो इसमें तो जस्ट आपका प्रिंट करके दिखाएगा। इसने जस्ट ये प्रिंट करा जो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर है और ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट अगर इसमें आप देख रहे हो कि दोनों में से कोई भी एक भी वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट में 0 आ रहा है, अगर दोनों वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 आ रहा है। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। यस मैम। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है, यूज़ में बताती हूँ। जैसे स्क्रिप्ट के अंदर इसमें ना आपने वेरिएबल ले लिया, आपने दो वेरिएबल लिया, एक मैंने लिया ए और ए के अंदर आपने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे रैंडमली मैंने ले लिया 5। ठीक है, और एक बी ले लिया और बी के अंदर मैंने रैंडमली कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैंने ले लिया 6। तो आपको पहले ये देखना है कि ए की जो बाइनरी है, सॉरी 5 की जो बाइनरी है वो क्या होती है। 5 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, फाइव की बाइनरी याद है। जीरो वन जीरो वन। हाँ, 0101 यानी कि बेसिकली लास्ट के 3 डिजिट ही लेते हैं 101। और जो 6 होता है उसका क्या होता है, 110। हाँ 110। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैं बताती हूँ। बिटवाइज एंड में अगर मैं आंसर करूँ जैसे मैंने ए और बी दिया, ए और बी, एक में 5 लिया एक में 6 लिया, इन दोनों का बिटवाइज एंड हमने परफॉर्म करा ए एंड बी, और उसकी जो आउटपुट है वो हमारी सी में चली गई और सी को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब सी का हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। आप देखिए तो सी का आउटपुट आ रहा है ना, वो दिखा रहा है 4। अब ये 4 आंसर कैसे आया, 4 आंसर लाने के लिए इसने कुछ इसी तरह से आउटपुट लिया है कि जो हमारा ये था 5 था, 5 का था 101। ठीक है, और 6 का था वो 110 था। तो अब आप इनको मैच करो, इस 1 को मिला के 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 0 एंड 1 है इसकी जगह क्या आ गया, 0 आ गया, और ये 10 इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये दोनों इनपुट हो गए और नीचे वाला जो है आउटपुट आ गया। तो ये बिल्कुल इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो 101 जो दो जगह 1 थे उसकी जगह 1 आ गया, एक भी जगह अगर 0 मिल गया तो 0 आ गया। तो 100 हमारा किसका होता है, 4 का बाइनरी होता है। ठीक है, तो 4 का बाइनरी होता है, तो इसलिए इसने आउटपुट में क्या दिखाया, आउटपुट में इसने 4 दिखाया। समझ आया।
यस मैम। मैम ये एडिशन फॉर्मूला है ना बाइनरी को ऐड करने का? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ऐड करने का मतलब आप कह सकते हो, हाँ ऐड करने का भी ऐसा फॉर्मूला होता है, बट उसके अंदर वन वन का ना वन नहीं आता, उसके अंदर वन वन का 10 होता है, तो 0 लिखते हैं और 1 कैरी करते हैं। मैम उसमें कैरी होता है। उसके जी। अंदर कैरी होता है, और 1 को प्लस करेंगे तो 2 होता है, और 2 की बाइनरी होती है 10। तो यहाँ पे आउटपुट में आता है 0 और 1 कैरी हो जाता है उसके अंदर। तो ये बिटवाइज एंड को आप प्लस के साथ मत जोड़ो, मतलब प्लस की तरह मत देखो कि हम इसमें प्लस कर रहे हैं। बस इसमें आप ये देखो कि अगर हमारे इनपुट में एक जगह पे 0 आ गया तो आउटपुट में 0 ही आता है, और इनपुट में अगर दोनों 1 है या जितने इनपुट है अगर सभी 1 होंगे तो ही आउटपुट में 1 आएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। ओके। ओके, तो यस ये मैम। तो बिटवाइज एंड ये होता है। अब इसी तरह से अगर हम यस बिटवाइज, मैम। हाँ चलिए ओके, अब बिटवाइज और की बात करें तो अगर मैं और बताऊं सेकेंड वाला, तो बिटवाइज और के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट में अगर एक भी जगह 1 आ गया तो 1 आ जाएगा, उसमें ये रहता है। और कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें एंड की जगह हम और लगा देते हैं, और का साइन, और इसकी जगह भी हम बिटवाइज और कर देते हैं, और अब आउटपुट पर चेक करेंगे। तो देखो इसमें एंड में हमारा ये आया 4, और इसके अंदर हमारा क्या आ गया 7 आ गया, सेम नंबर का ही 7 आउटपुट आया बिटवाइज और में। बिटवाइज और में इसलिए आया क्योंकि 5 और 4 इसका भी अगर हम वैसे ही कैलकुलेशन देखें, देखो तो इसमें क्या होता है 101 एंड 110, तो इसमें तीनों जगह 1 आया, इसकी जगह भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो 111 जो होता है वो किसका होता है 7 का। ठीक है, तो इसलिए इसमें आउटपुट क्या आया 7 आउटपुट आया। मैम इसका यूज कहाँ पर होगा बिटवाइज जो कैलकुलेशन है? बताती हूँ बिटवाइज कैलकुलेशन कहाँ यूज़ होगा। बिटवाइज एंड थोड़ा स्पेसिंग लिख देते हैं। आपने इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? देखो अभी जो आप अगर जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका यूज़ नहीं होता है, ये ना बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। तो बहुत ऐसी जगह पे हमें कुछ ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बिटवाइज बस ऑपरेटर आपको दिए हुए हैं, आप बस उनको समझ लो कि वो कैसे काम करता है। मैं वर्किंग आपको बता रही हूँ, इसका यूज़ होता है कई जगह पे यूज़ होता है। मैम वेबसाइट में होता है इसका यूज? इसका ना लॉजिक बनाने के लिए यूज़ होता है, लॉजिक्स के ही यूज़ होते हैं। हमें 2 वैल्यू हमें मिली है, उसके कुछ अगर हमें लॉजिक क्रिएट करने हैं तो हम इस तरह का इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में शायद इसका यूज़ ना हो, लेकिन सी लैंग्वेज या C++ की अगर हम बात करते हैं, या जहाँ पे हमें मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी आपको Yes, ऐसा विजिबल आपको आउटपुट मतलब इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेटर हैं अगर आप सी में पढ़ेंगे तब भी यही ऑपरेटर पढ़ने पड़ेंगे, C++ में पढ़ेंगे तो भी ये ऑपरेटर पढ़ेंगे। अब आप आगे जो पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन में भी आपको ये ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये ऑपरेटर्स हर जगह यूज़ होते हैं। ये जब हम मशीन लेवल पे काम करते हैं ना, इंटरनल लेवल पे काम करते हैं, तब हमें ये चीज़ काम में आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि बिट लेवल पे ये सारे काम कैसे होते हैं। ये बेसिकली जो एंड और जो मैं बता रही हूँ ना, ये होते हैं गेट्स। थोड़ा सा मैं इंटरनल लेवल पे आ रही हूँ कि जो गेट्स होते हैं ना, जब हमारा डेटा पास होता है
तो हमारा गेट्स ही यूज़ होते हैं। जैसे जब हम एडिशन करते हैं या हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इंटरनल गेट्स लगे होते हैं जिस जिस गेट्स की हेल्प से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होते हैं, जो मशीन पे काम करते हैं, मतलब इंटरनल लेवल की बात बता रही हो बिल्कुल ही। तो वहाँ पे ये काम होते हैं। तो इनका मतलब ये बेसिक चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए कैसे ये काम करेंगे। तो फिलहाल जैसा है आप ऐसा समझ लो, एक बार आप पढ़ लेना और फिर हम देखते हैं। इसी तरह से हमारा एक्सॉर गेट भी यूज़ होता है। एक्सॉर के अंदर बस साइन आपको ये लगाना है, ठीक है। इसी तरह हमारा नॉट यूज़ होता है। नॉट मतलब सीधा उल्टा हो जाता है। नॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने नेगेशन यानी कि -10 अगर आपने दिया, ठीक है, ये नॉट 10 है और ये -10 है, ठीक है। तो नॉट 10 और -10 का मतलब है जो भी वैल्यू होगी ना उसको रिवर्स कर देगा, उसको उल्टा कर देता है। ये जो भी वैल्यू होती है उसका उल्टा कर देता है। जैसे नेगेशन 10 दिया तो इसका आउटपुट इसने क्या कर दिया, -10 दे दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। ये पढ़ लो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और सही भी है। लेफ़्ट शिफ्ट में हमारा क्या होता है कि इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, जैसे 10 को दो राइट आपका लेफ्ट एरो आ जाएगा, मतलब लेस देन वाला साइन आ जाएगा और आपने 2 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली वैल्यू है ना, जो 10 जो वैल्यू दे रखी है, ये 2 बार क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो 2 बार डबल हो जाएगी। यानी कि 10 को एक बार डबल करेंगे तो 20, 20 को फिर डबल करोगे तो आ जाएगा 40। तो इस तरह से ये आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता 2 की जगह तो यहाँ पे आउटपुट क्या आता, क्या आता आउटपुट अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 बार डबल हो जाता। 90। नहीं नहीं, 10 को एक बार डबल करेंगे तो क्या आएगा, 40। 20 को फिर डबल करोगे तो आएगा 40। 40 को डबल करोगे तो आएगा 80। हाँ 80 आंसर आता। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 80 आंसर आता, ठीक है। तो हमारा जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, डबल कर देता है, वैल्यू को आगे आगे बढ़ा देता है। और जो राइट शिफ्ट होता है वो सीधा हाफ करता है वैल्यू को। जैसे 10 को 2 बार बोला है हाफ करने के लिए, तो 10 का एक बार हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 हाँ 5 को भी एक बार हाफ करोगे तो क्या आएगा 2.5। 2.5। तो आंसर इसने सिर्फ 2 दिया है क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देता, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए आया 2। तो इसको चलो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर लेते हैं। बिटवाइज राइट शिफ्ट विद 0, ये चेक करता है कि वैल्यू 0 है या नहीं है, बस ये चेक करेगा। एक बार हम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट और देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेके जा रही हूँ इसमें। लेफ्ट शिफ्ट हमारा है ये वाला साइन, तो हमने लिखा कैसे कि हमने लिखा 10 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे हमने 5 लिया हुआ है, या हम 10, इस 5 की जगह 10 ही ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं then 2 2 बार करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट left shift of A is
देखो जैसे मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा तो 10 को हमें 2 बार करा 40 आया, ये तो यहाँ पे भी हमने 10 को मतलब 2 बार करा तो 40 इसने दिखा दिया आंसर। ठीक है, इसको 3 बार करना है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जितनी बार आप करोगे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा 80। ठीक है, करके भी देख लेते हैं इसको 3। ठीक है, और देखो यहाँ पे 80 हो गई। तो जितनी बार करोगे उतनी बार डबल हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर हम राइट शिफ्ट में करते हैं तो आपका बस क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज होते ही 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2, 2 का हाफ हो जाएगा 1। ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे सी की वैल्यू आ रही है, तो सी की वैल्यू इसने अपने आप दिखाया, तो ये क्या है 1 में हमारा आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं देते हैं फिलहाल जितना है उतना करेंगे, और अगर हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर उसको देखेंगे थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास और आप आते हैं ऑपरेटर लॉजिकल। लॉजिकल में भी आपके देखो एंड और एंड नॉट ही आया है, जो यहाँ पे भी थी एंड और एंड नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे जो बिटवाइज ऑपरेटर में जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो सिंगल यूज़ होता है, सिंगल बार। ठीक है, बट जो यहाँ पे लॉजिकल में यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में यही चीज़ डबल बार यूज़ होती है, एंड 2 बार और 2 बार नॉट, तो ये नॉट इक्वल्स वाला साइन होता है, यहाँ पे साइन बदल जाता है, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये भी इफ़ कंडीशन में ही यूज़ होंगे। जैसे मैंने अभी इफ़ कंडीशन जो आपको बताई थी लेस देन ग्रेटर देन वाली, वहाँ पर ही यूज़ होंगे। इसमें भी कंडीशन सेम ही रहेगी, लॉजिकल एंड लॉजिकल और इसका यूज़ हम बहुत करने वाले हैं अभी प्रोग्रामिंग में। एग्जाम्पल मैं चलिए आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे पास या फेल दिखाना है, आपका जैसे रिज़ल्ट था, तो रिज़ल्ट मुझे ये बताना है कि पर्सन पास है या फेल है। तो वो हम क्या करेंगे, जैसे आपने ये एक्सेल में भी यूज़ किया था इफ़ कंडीशन के अंदर, कि अगर जो रिज़ल्ट है वो एक मिनिमम नंबर से बड़ा है तो पास है, और उससे छोटा होगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे हमारी सिंपल इफ कंडीशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे। दो कंडीशन आपस में जब हम चेक करते हैं, जैसे कि ये कि 10 अगर इक्वल्स टू 20 और 20 अगर इक्वल्स टू 30, यानी कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, बीच में हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसमें ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। इसका एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जैसे अगर एक स्टूडेंट जो है उसका मिनिमम जो मार्क्स है वो जैसे टोटल करने पर मान लो 300 मिनिमम हमने रख दिया कि 300 से अगर उसका बड़ा है, ग्रेटर दैन नंबर है, तो वो पास होगा। इसके अलावा जो कोई एक सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट में उसके 50 से अबव मार्क्स आने चाहिए, तब वो एक्चुअल में पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। तो जहाँ पे हम दो कंडीशन आपस में चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम इस लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो और कंडीशन होती है, और के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे भी दो कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाएगी तो सही है, वरना गलत है। जैसे यहाँ पे अगर 10 20 से बड़ा मतलब इक्वल्स टू है और 20 33 से इक्वल टू है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसलिए फॉल्स आया। अगर यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 10 कर देते हैं तो ये कंडीशन टोटल ट्रू हो जाती पूरी।
तो यहाँ पे जो मैंने एंड में जो आपको ये टेबल बनाई थी, ये जो टेबल बताई है, ये टेबल का ही यूज़ होगा। जैसे ये टेबल जो मैंने बताई है ना, यही एंड और में भी यूज़ होता है। ठीक है, एंड में भी यही टेबल यूज़ होती है, और में भी यही टेबल होती है, लॉजिकल में भी यही यूज़ होगा। लेकिन अभी शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि थोड़ा हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये मैं जब कल आपको इफ कंडीशन के साथ बताऊंगी ना, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अभी अभी बस आप सुन के अभी रहने दो, कल मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारा क्या होता है, बस हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। असाइन करना कैसे, जैसे हमने a इक्वल्स टू 20 लिया है, ठीक है, तो वो हमारा एक असाइन हो गया, जहाँ पे हमारा सिंपल इक्वल्स टू हो गया। ये प्लस इक्वल्स टू यानी कि ऐड असाइन, माइनस इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड इक्वल्स टू डिवाइड असाइन एंड मॉड इक्वल्स टू मॉड असाइन। यानी कि इसके अंदर इक्वल कंडीशन तो यूज़ हो ही रही है, और जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर थे वो भी यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। बहुत इजी है ये वाला करना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने किया, और यहाँ पे जैसे मैंने लिया एक वैल्यू ली 5 और एक वैल्यू लिया 6, ठीक है, और सी में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे करा b प्लस इक्वल्स टू a, ठीक है, b में हमने करा प्लस इक्वल्स टू a। देखो पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं, जैसे b इक्वल्स टू 6 करा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल असाइनमेंट, जिसमें हम b के अंदर कोई एक वैल्यू असाइन करते हैं, जहाँ सिंगल इक्वल लगता है। अब प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि इसको आप कुछ ऐसे लिख रहे हैं, कमेंट बना के लिख देते हैं b इक्वल्स टू b प्लस ए। अब b इक्वल्स टू b प्लस ए का मतलब क्या है, a और b की वैल्यू प्लस होगी, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, b में ही स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, 11 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। एक काम करते हैं, बाकियों को कमेंट बना देते हैं पर, ताकि ये जो बाकी सारे हैं वो आपको बना देंगे। वो कमेंट बनेंगे नहीं, स्क्रिप्टिंग कमेंट बनेंगे। तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दिखेगा।
यहाँ पे दोबारा से वैर डिक्लेयर कर दिया, जो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वैर हमारा ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये देखो 11 प्लस 5, अच्छा यहाँ पे 11 ही दिखा रहा है। 11 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले ही ये प्लस कर चुका है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं लिखना, हमें यही लिखना है b प्लस इक्वल्स टू a। प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करिए। प्लस इक्वल्स टू a इज 11। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो भी हम पहले ही हम प्रिंट करा देते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। ठीक है, ये बीच में स्पेस दे देते हैं। आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है। मैंने इसको थोड़ा हेडिंग बना दिया। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है वो हमने क्या यूज़ करा है, प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू जब हम कर रहे हैं तो b प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि b के अंदर a की वैल्यू प्लस होके b में ही स्टोर हो रही है। तो इसलिए b का आंसर क्या आ रहा है, 11 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसी को ही अगर हम माइनस कर देते हैं, सेम अगर मैं माइनस का यूज़ कर लेती हूँ तो आप इसको सेम हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस कर दो। तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे यूज़ होगी, b इक्वल्स टू b माइनस ए, b में से a माइनस होगा और फिर b में स्टोर हो जाएगा। तो अब देखो इसका आउटपुट चेक करो। तो अब क्या आ रहा है, ये 6 आंसर आ रहा है, यानी कि b में से a माइनस हो गया। तो b में से a माइनस हो गया, 6 माइनस 5। हाँ, अब ये b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11 है। तो यहाँ पे देखो दोबारा से आउटपुट गलत आ रहा है क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं ले रहा, b की वैल्यू ये 11 ले रहा है। तो 11 में से ये a माइनस कर रहा है 5, तो इसलिए इसने यहाँ पे 6 दिखा दिया। बट अगर मैं a को अगेन 5 और b को फिर 6 ले लूँ तो फिर ये ठीक दिखाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही चीज़ हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि सेकंड स्टेटमेंट से पहले ये आउटपुट हमारा ठीक से दिखा दे। ठीक है, तो हमें दोबारा से वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वरना वैल्यू चेंज हो जाती है हमेशा। अब देखो आउटपुट क्या आया, 1। ठीक है, अब यही चीज़ हमें इसमें मल्टीप्लाई में भी करना है और डिवाइड में भी करना है। अभी सेम चीज़ हम करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप करो b की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी a से और b में ही स्टोर हो जाएगी, और फिर सेम यही चीज़ हमारा डिवाइड। समझ आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो मैम। ठीक है, मैं
कहीं आपको लेंथी लग रहा हो बहुत ज़्यादा कि क्या करने लग गए हम। चलो, तो अब b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a हमारा 30 हो गया और डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो गया। तो जो इसमें डिवाइड करने पर जो पॉइंट वैल्यू है वही का वही आंसर आ रहा है। इसी तरह मॉड भी आप कर सकते हैं, मॉड का मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का भी हम यूज़ कर लेते हैं इसमें एक लास्ट और। तो यहाँ पे आपका मॉड, ठीक है, मॉड लगा देते हैं, यहाँ पे हम मॉड लगा। तो मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि b है, b की वैल्यू 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है आंसर वही 1 ही आंसर आता है, ठीक है। तो 1 इसने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया सबको कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। यस मैम। चलिए, ओके। अब देखिए आपको स्पेशल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ये जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं इनको मैं अभी नहीं बताऊंगी, इनको मैं टाइम टाइम पे बताऊंगी क्योंकि ये ऑपरेटर्स बताने के लिए प्रॉपर पहले जावास्क्रिप्ट का थोड़ा यूज़ होना चाहिए। तो इनको मैं बताएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर्स को। तो आपको आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना असाइनमेंट ऑपरेटर की, ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। बिटवाइज की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी मैं कल बताऊंगी जो हमारे कंपैरेटिव है, और एडिशन ये आपको एक बार समझ लेना। बाकी इन ऑपरेटर का यूज़ जब हम इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, जो कल की क्लास में हम करने वाले हैं, वो इफ़ कंडीशन करेंगे, जावास्क्रिप्ट का इफ़ कंडीशन, और ये स्विच एंड लूप जो उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ हो जाएगी, इन्हीं ऑपरेटर्स का हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, आप इसको पढ़ लेना, पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे कल, ठीक है। और कोई किसी की कोई क्वेरी, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ दोबारा से पूछना हो? कोई क्वेरी तो नहीं है? नो मैम। ओके जी, ओके।